हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है मानव विकास, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4 में आता है और ये क्लास में आपको, यानी कि इस वीडियो में आपको वही प्रश्न करवाए जाएंगे, वही क्वेश्चन मिलेगा जिसका सीधा संबंध एग्जाम से। ठीक है, अगर आप ये क्लास को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो ये इस क्लास से, यानी कि इस चैप्टर से आने वाला प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, है ना। और सबसे बड़ी खासियत इस क्लास का ये है कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसा ही वह क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होता जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारा का सारा जो है एक ही बार में माइंड में सेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर किन्हीं से मान लिया जाए समझ में नहीं आए या किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि वृद्धि और विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास, देखिए ये दोनों ऐसे देखने में, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो दोनों को लोग बराबर समझते हैं, है ना। वृद्धि और विकास को लोग जो है बराबर समझते हैं, लेकिन ये दोनों में बाबू आसमान जमीन का अंतर है। जिस प्रकार से धरती नीचे और आसमान ऊपर रहता है उसी प्रकार से उतना ही अंतर ये दोनों में भी, यानी कि ये दोनों को हम समतुल्य किसी हिसाब से भी नहीं कह सकते हैं, दोनों इतना अंतर है। अब कैसे अंतर है, देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ जैसे वृद्धि का मतलब होता है किसी की उसे जैसे किसी का हाइट बढ़ गया या किसी की उसका आकार में परिवर्तन हो गया तब हम उसे ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, ग्रोथ का मेजरमेंट करना मतलब मापना आसान होता है, बट विकास को मापना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब कैसे सो समझेंगे। ये दोनों वृद्धि एवं विकास दोनों समय के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। समय के अनुसार दोनों में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही प्रदर्शित करता है, यानी कि दोनों चीज में जो है ग्रोथ भी तब होगा जब उसके साथ समय का जो है अनुपातिक मान अधिक होगा। जैसे समय बढ़ेगा तभी ग्रोथ भी हो सकता है, डेवलप भी होने में बाबू समय लगता है। अब ये दोनों में जैसे हम देखें कि आपका ही अगर उदाहरण दे, आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे रहते हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, तो और बहुत सारे आपके दोस्त हैं, तो उसमें कोई दोस्त एकदम लंबा होगा लेकिन पढ़ने में थोड़ा नॉर्मल होगा, कोई दोस्त जिसका हाइट कम होगा लेकिन पढ़ने में अच्छा तेज होगा। तो जिसका हाइट लंबा है उसमें क्या ग्रोथ ज्यादा है लेकिन डेवलपमेंट कम है, लेकिन जो जिसका हाइट कम है तो उसमें ग्रोथ कम है लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम डेवलपमेंट और ग्रोथ को दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी, देखिए उदाहरण के तौर पर ये भी एक उदाहरण दिया हुआ है कि यदि किसी निश्चित समय में, निश्चित समय बोला है, समय अनिश्चित नहीं। अब निश्चित करने का मतलब वो 1 ईयर ले या 2 ईयर ले, इस प्रकार से आप 1 दिन या 2 दिन, कोई भी समय जो निश्चित हो। ठीक है, निश्चित समय में नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे कि उसमें वृद्धि हुआ। अगर किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि इस एरिया का वृद्धि हुआ है। लेकिन तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, लेकिन नगर में हुई जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष, इसके सापेक्ष यदि आवास सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, जो हमारे मूलभूत रूप से सुविधाएं जो होती है या अन्य विशेषताओं में वृद्धि नहीं होती तो इस वृद्धि को हम विकास नहीं कहेंगे। देखिए विकास होने के लिए क्या बोला है कि जो हमारी नगरीय जनसंख्या है उसमें जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख होने के साथ साथ उसमें अन्य सुविधाएं, आवास हो गया, शिक्षा की सुविधाएं हो गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गया, अगर ये सब सारी चीजों में भी वृद्धि होती है, मतलब ये सब चीज भी बढ़ते हैं, तब हम उसे विकास कहेंगे, नहीं तो विकासहीन कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको अगर अपना भाषा में समझे तो ये यही बोलना चाहता है कि अगर जनसंख्या बढ़ जाए, ठीक है, जनसंख्या बढ़ जाए किसी भी नगर को निश्चित समय में अगर जनसंख्या बढ़ जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। और वही समय में, जो भी समय ले, 1 ईयर 2 ईयर जो भी ले, वही ईयर में अगर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए, आवास की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाए, तब हम उसे विकास कहेंगे। ठीक है, चलिए।
उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं। ये देखिए अब दूसरे प्रश्न, ये देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्लाइड मिस्टेक है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर से नहीं, हमको क्वेश्चन से मतलब रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से? तो देखो अगर ऐसे पूछेगा ना तो नहीं कुछ याद रहेगा तो 2 लाइन आप अपने से लिख सकते हैं कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित है। इतना तो लिखना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। 3 मूलभूत क्षेत्र है जिनके आधार पर विभिन्न देशों की कोटि क्रम तैयार किया जाता है, और ये 3 जो मूलभूत चीजें हैं वो क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित है। देखिए किसी भी देश का क्रम कोटि क्रम तैयार किया जाता है, ये शब्द जो है हमें क्या बतलाता है? ये शब्द यही कहता है कि हम किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को या किसी भी राज्य को अमीर या गरीब साबित करते हैं किस आधार पर? तो यही जो 3 मूलभूत क्षेत्र हैं इन्हीं चीजों की गणना की जाती है और उसके हिसाब से फिर देखा जाता है कि वो देश विकसित है या अविकसित है या फिर विकासशील है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। क्यों उसे विकसित कहते हैं? क्यों? आखिर रीजन क्या है? जबकि हमारा भारत विकासशील में आता है, विकसित नहीं है अभी तक। तो इसका भी पहचानने के यही तो मेजर किया जाता है, यही तो मापने की एक विधि है कि जिस देश की 3 मूलभूत चीजें यानी कि मूलभूत क्षेत्र, ये तीनों मूलभूत क्षेत्र अच्छे हैं, है ना, तब वो विकसित कहलाएगा। वो कौन कौन से? पहला स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य जब उसका हेल्थ नहीं सही रहेगा, आदमी स्वस्थ रहेगा ही नहीं, चल फिर नहीं पाएगा सही से, काम नहीं कर पाएगा सही से, तो क्या वो विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जिसका तबीयत खराब रहता है उसका दिमागी प्रेशर भी चेंज हो जाता है बाबू, उसका दिमाग भी नहीं काम करता है। अब बताइए, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा, तबीयत हर हमेशा खराब रहेगा, तो आप जो है विकास के क्षेत्र में आपका योगदान 0 पे आ जाएगा। दूसरा है शिक्षा। शिक्षित लोगों को शिक्षित रहना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा भी जो है वो विकास का जो है विकास, किसी भी देश का विकास होने में बहुत बड़ा योगदान रखता है। आप देखिएगा वैसा ही राज्य, वैसा ही देश, वैसा ही जगह जिसको विकसित कहा जाता है जहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। आखिर हम अपना बिहार और केरल की तुलना कर ले, केरल को क्यों बोला जाता है कि अच्छा है? क्योंकि वहां जो है साक्षरता दर बहुत अधिक है, खासकर महिलाओं की साक्षरता दर। लेकिन हमारे बिहार में आ जाइए, अभी भी इतने परिवर्तन होते भर में, इतने लोगों में सोच विचार बदलते भर में भी अभी भी लोग जो है अनपढ़ रह रहे हैं और अभी भी हमारा बिहार पिछड़ा है। तो इसका रीजन है शिक्षा। फिर है संसाधनों तक पहुंचना। अब आओ, संसाधन हम लोगों को संसाधन पर प्राकृतिक दी है, अब उसे हम उपयोग ही नहीं करेंगे, उसे हम सही यूज नहीं करेंगे, तो क्या विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही 3 चीजें हैं जिसके आधार पर जो इसे फॉलो कर लिया, जो राज्य, जो देश इसे फॉलो कर लिया, वो विकसित बन जाता है, और जो नहीं कर पाता है वो अविकसित या विकासशील बनकर रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे, यहाँ पूछा है कि मानव विकास के प्रमुख 4 घटकों का नाम लिखिए। 4 घटक वो कौन कौन से हैं जो मानव विकास के लिए अच्छे हैं? देखिए, एक था विकास का कारण, लेकिन ये मानव विकास जिससे जो ह्यूमन लोग हैं, मतलब ह्यूमन में डेवलपमेंट की पद्धति आ जाए। तो देखिए, मानव विकास होने के 4 प्रमुख घटक हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है समता, है ना, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और मानव विकास की विचारधारा, इन्हीं संकल्पनों पर जो है यही संकल्पनों पर चलता है। अगर ये सब चार चीजें नहीं रहेगी तो मानव विकास संभव नहीं है। मानव विकास होने के लिए इन 4 चीजों का होना अति अनिवार्य है। अगर इन चारों में से एक भी, जैसे उत्पादकता, ये नहीं रहेगा तो क्या संभव है मानव विकास होना? नहीं। सशक्तिकरण, उसमें जो है सशक्तिकरण कहने का मतलब है लोगों में उनके अनुसार जो है शक्ति होना। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी चीज कर रहे हैं मानव विकास हेतु और आप में लोगों का सपोर्ट नहीं है तो आप उस चीज में सक्षम नहीं हो पाइएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो पूछा कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जो है
मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है ना। किस अनुसार हम किसी देश को बांटते हैं। वर्गीकरण करना इट मीन्स बांटना, है ना। जैसे हम आखिर उसमें क्या देखेंगे कि उसको विकसित कर देंगे, उसमें क्या ऐसी चीजें देखेंगे कि अविकसित कह देंगे। उन सब सारी चीजों का एक सूचकांक है बाबू, उसका एक क्या है, पैमाना है, जिसके आधार पर हम उसको विकसित या अविकसित कहते हैं। तो प्रत्येक देश अपने मूलभूत क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंचने के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से 1 के बीच होता है। ये सब सारी चीजों का जो पहुंचने के अंतर्गत प्रगति के आधार पर इसका जो मेजरमेंट है, मतलब कि इसका मापन की जो तरीका है वो 0 से 1 तक के बीच में है, ठीक है। इसको अर्जित करता है। यह स्कोर 1 से जितना निकट होगा, देखिएगा बोल रहा है कि 1 से जितना निकट होगा, निकट कहने का मतलब जितना नजदीक होगा, उतना ही जो है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। यानी कि 1 से जितना नजदीक होगा मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च होगा, और जितना उससे 1 से दूर होगा उतना मानव विकास का स्तर क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार देखा जाए, 2005 के डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें जो है 57 देश का स्कोर किससे बाबू 0.8 के ऊपर है। अब देखो 0.8 के ऊपर है। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 से जितना नजदीक होगा, ठीक है, 1 से जितना नजदीक होगा मानव विकास उतना ही उसका स्कोर हाई रहे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 से नजदीक है कि 0 से दूर है। जो उच्च वर्ग में आते हैं, है ना, ये देखो 0 से क्या है, नजदीक है, 0 से नजदीक है, इसलिए ये उच्च वर्ग में आते हैं। कितने देश, 57 देश। फिर 88 देशों का स्कोर 0.5 से 0.799, है ना, 799 के बीच में मध्य वर्ग, तथा 32 देश ऐसे हैं बाबू जो एकदम 0.5 के भी नीचे, मतलब कि 1 से बहुत दूर है। तो इस प्रकार ऐसे देश निम्न वर्ग में रखे गए, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा वर्ग में रखा गया है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि 1 से जितना नजदीक होगा, ठीक है, 1 से जितना नजदीक होगा वह देश का मानव विकास स्तर उतना ही उच्च होगा। और उसी के अनुसार से 57 देश है जो उच्च है, 88 देश मध्यम में आता है, और 32 देश है जो एकदम निचले स्तर में आता है, ठीक है। यही उसका सूचकांक का आधार है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। जो मानव विकास शब्द है, देखिए एकदम अपना लैंग्वेज में आंसर दीजिएगा कि मानव विकास शब्द से हमारा तात्पर्य यही है कि यह मानव इट मीन्स लोग, और विकास का मतलब उसमें विकास, लोगों में विकास होना ही मानव विकास कहलाता है। अब विकास के तरीके अलग अलग हैं, किस प्रकार क्षमता या पोषणीयता किस के आधार पर होते हैं, वो सब अपने मन से भी आप वर्णन कर सकते हैं। खैर यहाँ किताबी लैंग्वेज में भी याद करते चलना है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, 1990 में। अब देखो जिस देश में जिस चीज की कमी रहती है वह देश उस चीज का खोज करता है। पाकिस्तान गरीब था तो गरीबी वाला सूचकांक, मतलब कि यहाँ क्या किया, कौन गरीब है कौन अमीर है, मानव विकास कैसे होता है, इस सब चीज का खोज कर दिया, है ना। तो जो अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, और कब प्रतिपादन किए थे मानव विकास की अवधारणा का, तो 1990 में, ठीक। इसके मापने के लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक का निर्मित किया, तो उसका एक पैमाना निर्मित किया, है ना। पैमाना मतलब मापने का एक सटीक चीजें, जैसे हम कुछ भी मापते हैं तो उसका एक मेजरमेंट करने का एक पैमाना होता है, ठीक है। तो वही उसका जो है एक सूचकांक निर्मित किए। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से होती है, लोगों में, ठीक है, लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से होती है। उनके विकल्प में अगर बढ़ोतरी हो जाए समझ जाइएगा कि मानव विकास अच्छा है। सपोज हम मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए तो मार्केट में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कब खरीद सकते हैं, मतलब हमारे पास अधिक से अधिक विकल्प कब हो सकता है, जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे रहेंगे, है ना। अच्छे खासे पैसे रहेंगे तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे कि अधिक विकल्प का चयन करेंगे, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है बाबू।
आत्मसम्मान ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जो है सही से समाज में सही से जीने का एक जरिया है। अगर आप कहीं भी जाइएगा वहां आपका सम्मान नहीं किया जाए तो वो जगह आपके लायक नहीं होगा। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपको सम्मान दिया जाए, आत्मसम्मान मिले, तो आपको जो है कम से कम 90% नंबर लाना पड़ेगा। देखिएगा, यकीन नहीं है तो रिजल्ट निकलने के बाद यदि जो आपका नंबर जितना अधिक रहेगा, आपके घर वाले आपको उतने अच्छे नजरिए से देखेंगे। तो यदि जो आप भी चाहते हैं कि हम अपने घर वाले की चहेता बने, तो मेहनत करके पढ़िए। टीचर, सब टीचर पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अकेला नहीं पढ़ रहे हो, है ना। आपके जैसे जैसे पढ़ने वाले बहुत हैं और आपसे अधिक नंबर लाकर आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाइएगा, है ना। तो कोई भी टीचर बाबू आपको घोर के नहीं पिलाएगा, लेकिन वो आपको एक सही राह दिखा सकता है। जैसे हम बार बार कहते हैं इसको याद करते चलिए, इसको समझते चलिए, लेकिन आप लोग बीच में ही कट करते हैं और निकल देते हैं, रील देखने लगते हैं। तो ये सब गलत चीजें। आत्मसम्मान होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मेहनत नहीं कीजिएगा तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। इस आत्मसम्मान के साथ क्या हो सके, वह स्वस्थ जीवन जी सके। ठीक है। 1990 ईस्वी में इस मानव विकास का विकास प्रतिवेदन, वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन का, इसका जो है देखिए, इसके मानव विकास का संकल्पना के आधारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करना आरंभ किया था। जो इसका संयुक्त राष्ट्र का नाम आप लोग सुने होंगे, अमेरिका, यूएसए जिसको कहा जाता है। तो इसका भी बाबू एक कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानव विकास में जितने भी प्रतिवेदन से सारे को प्रकाशित करना आरंभ किया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में, यानी कि विभिन्न देशों को उनके यहाँ मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक लोगों को पहुंच के आधार पर जो है उनका कोटि क्रम जो है 0 से 1 के बीच तैयार किया गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका सूचकांक बनाया गया, किसके अवधारणा पर, तो मानव विकास की अवधारणा पर। और उसके बाद जो है पूरा उसका मतलब पूरा तैयारी के साथ उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते थे उन सारे चीजों का जानकारी लेते हुए जो उनके मूलभूत क्षेत्र थे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सभी को एक वर्ग में रखा गया और उसके बाद एक स्कोर तैयार किया गया जो कि 0 से 1 के बीच था। जब 0 से 1 के बीच वो स्कोर है कि जितना 1 से नजदीक होगा वो स्कोर उतना ही मानव विकास अधिक होगा। ठीक है। और 1 से जितना दूर होगा मानव विकास उतना मतलब कि कम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है। देखिए, कृषि जीवन निर्वाह, कृषि नहीं, कृषि ही जीवन निर्वाह है। यहाँ उल्टा करके पढ़ो, कृषि ही जीवन निर्वाह है, मतलब कि जहाँ लोग कृषि पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। तो जीवन निर्वाह कृषि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। जीवन निर्वाह मतलब जहाँ की जनसंख्या ऑलरेडी पूर्णतः कृषि पर ही डिपेंड हो, है ना। कृषि के सिवा और उनके साथ कोई भी संसाधन नहीं है जिससे वह बिजनेस या व्यापार कर सके। ठीक है। तो जहाँ की जनसंख्या वैसे सघन जनसंख्या या वैसे घनी जनसंख्या जो पूर्णतः कृषि पर ही आधारित है, तब वह जीवन निर्वाह कृषि कहलाएगी। इस तरह की कृषि नदियों, घाटियों में की जाती है। नदी में या फिर घाटियों में ज्यादातर जीवन निर्वाह कृषि ही की जाती है। इस कृषि प्रणाली में फसलों का उत्पादन स्वयं उपभोक्ता न करता है। ठीक है, स्वयं उपभोक्ता नहीं करता है, अर्थात वह अपने परिवार के लिए कृषि करता है, ना कि बेचने के लिए। देखो, ये जो जीवन निर्वाह कृषि होता है इसमें साफ समझ लीजिए कि ये कृषि बाबू लोग जो है जीवन निर्वाह के लिए ही सिर्फ करते हैं, मतलब कि पेट चलने भर होता है, उससे अधिक हो ही नहीं पाता है। कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता। अगर हो जाता तो उसे जीवन निर्वाह नहीं कहा जाता। उससे जो लोग उस कृषि से बेचकर कुछ धंधे कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, तब वो जीवन निर्वाह नहीं होगा। लेकिन जो नदियों या फिर घाटियों के क्षेत्र में कृषि की जाती है, वहां उतना ही कृषि की जाती है जितना से वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, है ना। ये जो होता है उत्पादन जो है स्वयं उपभोक्ता करता है, जो खाता है ना, जो खाता है वही करता है। जैसे हम लोग
बहुत सारी चीजें ऐसी है तो हम लोग खाते हैं लेकिन उसका उत्पादन खुद नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे शहर के लोगों में चले जाइए, हरी सब्जियां तो हर कोई शहर में खाता मार्केट से लेकर लाकर, लेकिन क्या वो खुद उसका उत्पादन करता है? नहीं करता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो फसल का वो उपयोग करते हैं, जो यानी कि जो उपभोक्ता रहते हैं वो स्वयं उत्पादन करते हैं, है ना। यहाँ वह फसल जिसे अपना जीवन निर्वाह के लिए उगाया जाता है या उपजाया जाता है वह कृषि जीवन निर्वाह कहलाता है, उसे बेचने के लिए नहीं उगाते हैं। चलिए अगला है, देखिए सिंगल है विकास क्या है। जबकि ये क्वेश्चन तो हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता दिए थे कि विकास और वृद्धि क्या होता है। हालांकि अलग अलग करके पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी जवाब दे देंगे। विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी देश के उत्पादन के सभी साधनों का विदोहन होता है, जिससे राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, विकास होगा। देखिए हम क्या बोले थे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जब बताए थे तो बोले थे कि किसी नगर की जनसंख्या बढ़ना वृद्धि कहलाएगा, लेकिन उनके अंदर व्यवस्थाएं, सड़क, शिक्षा, हर चीज की प्रणाली में विकास होना विकास कहलाएगा। अब जब हम जो है विकसित कब कहलाएंगे? जब हमारे जो देश में सभी संसाधन अच्छे हो, है ना, संसाधन अच्छे हो, व्यवस्थाएं अच्छी हो, ठीक है, स्वास्थ्य के अच्छे प्रणाली हो, शिक्षा की अच्छी प्रणाली हो, तब वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। और विकास जब हमारे यहाँ संसाधन अच्छे रहेंगे तो श्योर है कि हमारा प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, और प्रति व्यक्ति आय जैसी हुआ तो कंफर्म है कि देश का भी आय अधिक होगा, है ना, यानी कि राष्ट्रीय आय भी वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आता है, उसे विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विकास का प्रमुख स्तंभ कौन कौन से है, व्याख्या करें या फिर उनके बारे में लिखें। विकास, मानव विकास, इसका विचार सबसे पहले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा दिया गया था, कब? 1990 में। ठीक है, इसके अनुसार विकास के 4 प्रमुख स्तंभ है। कौन कौन? पहला समता, है ना, सतत पोषणीयता, इस प्रकार से 4 स्तंभ है। चलिए, समता हमारा मतलब है कि समाज में मौजूद सभी प्रकार के लोगों के साथ भेदभाव, जैसे ऊंच नीच, जाति प्रथा, रंग, स्त्री, है ना, पुरुष, ये सब को दूर करने। जो समाज में बाबू ये सब प्रथाएं होती है कि वो ऊंच है, वो नीच है, खासकर जाति में तो बहुत होता है, वो उच्च जाति से है, वो निम्न जाति से, छुआछूत की भावना भी बहुत रहती है ना, रंग से, काले गोरे को लेकर भी, स्त्री पुरुष पर, समाज में कुछ रहे या ना रहे, अब तो ये सब थोड़ा थोड़ा कम गया है, लेकिन स्त्री पुरुष में अभी भी है। आज भी लड़कियों को उतना छूट नहीं मिलता है जितना लड़कों को दिया जाता है। हालांकि इसका रीजन क्या हो सकता है समाज के नजरिए में, वो तो वही लोग जानेंगे, लेकिन अभी भी ये कारण जो है स्त्री पुरुष में भेदभाव आज भी किया जाता है। इतना ही नहीं, अभी भी छोटा बच्चा जो पैदा होता है उनमें भी स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है ना। ये सबको दूर करना हमारा समता का शाब्दिक अर्थ होता है। अगर हम ये सब सारी चीजों, जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं, जाति को लेकर अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, ठीक है, रंग को लेकर लोगों में विभेदन होती है, या स्त्री पुरुष में लोग जो है भेदभाव करते हैं, इन सबों को दूर करना किसके अंतर्गत आता है? समता के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब अवसरों की निरंतर उपलब्धता है ना, अवसरों की निरंतर उपलब्धता, अर्थात हम पर्यावरण या फिर वित्तीय या मानवीय संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी को भी भविष्य में उसका लाभ मिल सके। देखो, ये बात वही बोला जा रहा है जो कि हम लोग अभी, जैसे पानी का उपयोग, जल का उपयोग बहुत अधिक बर्बादी भी करते हैं, तो वही बात को बोलता है कि हम किसी भी प्रकार के जो हमें पर्यावरण में मिल रहा है, ठीक है, वो वित्तीय एवं मानवीय संसाधन जो भी दिया जा रहा है, तो हम उसका प्रयोग उस प्रकार से करें कि जो अगला पीढ़ी है बाबू वो भी इसका लाभ उठा सके। ऐसा नहीं कि हम ही खत्म कर दे पूरा संसार का पानी, बर्बाद कर दें और आने वाला पीढ़ी प्यासा रहेगा। ऐसे अभी भी एक अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि 50 वर्ष के बाद जल की जो कमी इतनी हो जाएगी कि लोग पीने वाले पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद कर पिएंगे। अभी भी लोग खरीद कर पीते हैं, लेकिन तत्काल स्थिति में पीते हैं, गांव वगैरह में खरीद कर नहीं पिया जाता है। लेकिन
एक अनुमान के तौर पर बोला जाता है कि 50 या 100 वर्ष के बाद ऐसा समय आएगा कि लोग जल भी खरीद कर पिएंगे। उसके बाद है उत्पादकता। 4 स्तंभ में एक तीसरा स्तंभ है उत्पादकता। यानी उत्पादकता का अर्थ होता है श्रम को अधिक उपयोगी बनाने से, ठीक है। अर्थात मानव श्रमिकों को तकनीक क्षमता से युक्त बनाया जाए ताकि काम का समय में अधिक कार्य कर सके, कम समय में अधिक कार्य कर सके। देखिए बोला कि जैसे जो मजदूर, जो लेबर श्रम करता है, मेहनत करता है, ठीक है, वो तकनीक की सहायता से अगर नहीं करता है तो उसे अत्यधिक समय लगता है ना। जैसे पहले किसी कुएं का निर्माण किया जाता था या फिर किसी भी चीज की खुदाई वगैरह किया जाता था, तो श्रमिक लोग क्या करते थे, खुद से अपना काम करते थे। लेकिन अब आ गया है डोजर, है ना, जेसीबी से लोग जो है वो काम करते हैं, एकदम आसानी पूर्वक काम हो जाता है। तो वही बोला है कि तकनीक की अगर सहायता से कोई भी श्रमिक श्रम करेगा, मेहनत करेगा, तब जो है कम समय में अत्यधिक कार्य हो पाएगा। फिर है चौथा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है व्यक्तियों के सभी दृष्टिकोण में सक्षम बनना ताकि सबको बराबरी का दर्जा मिल सके। सबको क्या मिल सके, बराबरी की दर्जा मिल सके। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है, मतलब कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, बलवान बनाया जा रहा है ना। यानी कि समाज में जो महिला का पिछड़ापन है उससे जो है सरकार भी बहुत चिंतित है और ऐसा अभियान चला रही है जिससे महिला सशक्तिकरण हो सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास सूचकांक क्या है। ये तो पहले ही बता दिए हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है 0 से 1 के बीच होता है। 0 से जितना नजदीक रहता है मानव विकास उतना अधिक होता है। फिर भी पढ़ लेते हैं। मानव विकास सूचकांक मानव विकास मूल्यांकन करने वाला पैमाना है, मतलब वह पैमाना जिसे मानव विकास का मूल्यांकन किया जाता है, गणना किया जाता है, नापा जाता है, ठीक है। जिसका निर्धारण 1920 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 में ही स्वीकार कर लिया था। कब? 1990 में ही स्वीकार कर लिया था। इसका प्रमुख सूचक है पहला जीवन प्रत्याशा, फिर है साक्षरता और फिर है स्वास्थ्य या प्रति व्यक्ति आय। ये होना चाहिए, ठीक है, तभी मानव विकास अधिक हो पाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़िएगा, ये पढ़ चुके हैं। मानव विकास, जो वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि में क्या होता है, उसका आकार में परिवर्तन होता है, जबकि विकास जो है उसके आंतरिक चीजों का परिवर्तन होता है, ठीक है। विकास का गणना करना कठिन होता है जबकि वृद्धि का गणना यानी वृद्धि को नापना आसान होता है। वृद्धि विकास दोनों समय के संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। वृद्धि तथा विकास एक दूसरे के समान नहीं होते, मतलब एक दूसरे के जैसे नहीं होते। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि किसी नगर की जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो उस नगर में वृद्धि होगा, जबकि उस नगर में अगर मूलभूत सुविधाएं बढ़ जाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ जाए, आवास की सुविधाएं बढ़ जाए या फिर अन्य विशेषताओं में वृद्धि हो जाए तब वह विकास कहलाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग 3-4 प्रश्न में डॉक्टर महबूब उल हक के नाम को जान रहे थे। चलिए इनके बारे में भी कुछ और जान ले। तो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास को परिभाषित कीजिए। ये क्या बोले थे कि मानव विकास क्या होता है, ये अपने लैंग्वेज में जो परिभाषा दी है वो जानेंगे। मानव विकास की परिभाषा इस प्रकार उन्होंने किया है कि विकास वह है जो लोगों की इच्छाओं और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास वह चीज है जो लोगों में क्या करता है, उनकी इच्छा, हमारी जो इच्छा है या फिर उनके जीवन, हमारे जो जीवन है उसमें सुधार लाए, मतलब कि जो हम चाहें वो हमें मिल जाए, वही विकास है। यानी कि जो हमें पसंद हो वो हम पाने में सक्षम है, वही विकास है, ठीक है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। केंद्र बिंदु मानव यानी कि मानव ही मानव विकास का सबसे बड़ा कारण है। अगर मानव सही से अपना कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, अपने कामों को करेगा, तब ही मानव विकास संभव हो पाएगा। और मानव की इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। कोई भी मानव, दुनिया का अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति को ले लीजिए, हर किसी की इच्छा अनंत है, अनंत है। अंबानी के नाम सुने, उसके पास उतना पैसा है, फिर भी उसे कुछ ना कुछ की कमी होगी। तो वही बोला कि इसकी इच्छाएं
सदैव बढ़ती रहेगी, इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना होगा आपके पास उतना ही और इच्छा और धीरे धीरे बढ़ती जाएगा। आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, सोचिएगा काश मेरे पास 1 रुपया रहता। धीरे धीरे आपके पास 1,000 भी रहेगा ना, फिर भी लगेगा नहीं और रहता। 1 लाख भी आ जाएगा, फिर लगेगा कि और रहता। तो इच्छाएं जो होती है वो सदैव बढ़ती रहती है। विकास का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य एक सार्थक जीवन जी सके, मतलब कि सही तरीके से सार्थक जीवन जी सके, ठीक है। अर्थात सार्थक जीवन का अर्थ है लंबे जीवन, सॉरी, सार्थक जीवन का अर्थ लंबे जीवन से नहीं है, बल्कि वह सही तरीके से वही जीवन को जितना दिन भी जिए लेकिन सही तरीके से जिए, ठीक है। यह इच्छा के लिए होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि लोगों को जो लोग हैं वो स्वस्थ हो, उनमें अपनी क्षमता बढ़ने की योग्यता हो, समाज में सहयोगी बने तथा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। ये है हमारा जो डॉक्टर महबूब उल हक थे, वह जो है इस प्रकार से मानव विकास का परिभाषा दी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, यानी कि टोटल 10 प्रश्न थे इसमें, और 10 में 10 ही इंपॉर्टेंट थे, मतलब टोटल इंपॉर्टेंट थे। और ये हम पहले ही बोले थे कि जो सबसे लास्ट वाला होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा।